जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग का इंडिया था, जो अफ़गानिस्तान से लेके म्यांमार तक जाता था, वो जो है हम लोगों से कब अलग हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान था, जो पहले इंडिया का पार्ट था, 1893 में जो एक डूरेंट लाइन मतलब खींची गई, जिससे जो उधर का मतलब जो वेस्ट का एरिया था वो अफ़गानिस्तान को दे दिया गया, बाकी जो ईस्ट का एरिया था वो इंडिया में आ गया। अब आप सोचेंगे तो बीच में तो पाकिस्तान आता है, तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो हम इसलिए कहते हैं कि जो इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो बीच की लाइन है उसको डूरेंट लाइन बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक डूरेंट कप होता है फुटबॉल का, तो इससे आप लोग याद रखेंगे कि जो डूरेंट कप है, ऐसे ही एक डूरेंट लाइन है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक है, ऐसे ही जो म्यांमार है वो भी पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन वो भी अलग हो गया। वो जो अलग हुआ वो 1935 में अलग हुआ। तो जो आराकाम योम माउंटेन है, उसके जो ईस्ट साइड का एरिया है वो म्यांमार में चला गया, और जो अपना जो वेस्ट में था वो इंडिया में आ गया। तो ऐसे म्यांमार भी अलग हो गया 1935 में। इसके बाद जो हम लोगों का जो डिवाइड हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो 1947 में हुआ, जिससे इंडिया एक अलग कंट्री बना और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। और पहले जो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो 1971 में उसको आज़ादी मिल गई और एक नया कंट्री बना बांग्लादेश। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बातें रही। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको एक करने की थी, क्योंकि पहले इंडिया में क्या था कि जो ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी वो एक अलग थी इंडिया के ही अंदर। उसके अंदर और भी प्रिंसली स्टेट्स आते थे, जो राजे रजवाड़े थे, जो एक अपना अलग रूल करते थे, उनके पास भी अपनी पावर अलग थी। तो इसकी जो एक करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को दी गई कि इसमें ये करना था कि जो अपना इंडिया है, जो कई सारे इसे टुकड़ों में मतलब टूटा हुआ है, इसको एक करना था। तो ये एक हुआ इन तीनों की, मतलब जो इन लोगों ने इतना काम किया जिससे हम लोग का इंडिया एक हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये तो एक हो गए, लेकिन इसमें तीन ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो दिक्कत मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में आने के लिए। तो इसमें से पहला था जो हैदराबाद का था। जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, उसमें जो वहाँ का जो निज़ाम था वो मुस्लिम था, तो उसको जो है इंडिया में ना रह के उसको पाकिस्तान में, मतलब वो चाहता था कि हम पाकिस्तान से मिल जाएं। तो अब सरदार पटेल जो थे उन्होंने उनसे बात की कि आप जो है इंडिया में मिल जाइए, लेकिन वो नहीं चाहता था। ये हुआ कि अब कोई चीज़ आप अपने देश में नहीं मिल रही है तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो आर्मी भेजनी पड़ेगी। लेकिन अब उस समय ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि जो एरिया हैं, जो राजे रजवाड़े हैं, वो चाहें तो इंडिया में रहें या पाकिस्तान में रहें, या वो चाहें तो एक अपना अलग कंट्री बना लें। तो इसे तो बहुत दिक्कत होती कि इंडिया के अंदर ही 10 देश खड़े हो गए। तो उसके लिए ये करना था कि हमको एक देश बनाना था। तो जो निज़ाम जो था हैदराबाद का, उसको एक करने के लिए जो एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसमें ये पुलिस एक्शन था। तो कहने को ये पुलिस एक्शन था, लेकिन जो वर्दी में थे वो मिलिट्री के ही लोग थे। ठीक है, तो उससे जो है मतलब वहाँ पे मतलब ऑपरेशन वो करके मार वार के उनको एक कर लिया गया। फिर जो दूसरा प्रिंसली स्टेट था तो वो था जूनागढ़। जूनागढ़ आता है गुजरात में। तो वहाँ पे ये बात थी कि जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, लेकिन जो उसका जो रूलर था वो मुस्लिम था। तो रूलर था वो भी जाना चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। तो वहाँ पे ये हुआ कि प्लेबिसाइड करवाया गया। मतलब जो वहाँ की जो जनता थी उस एरिया में प्लेबिसाइड ये होता है कि एक मतलब वोटिंग टाइप का होता है, एक कंट्री में, इस भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, ये वहाँ की जनता पे दिया जाता है। तो जनता मैक्सिमम वहाँ पे हिंदू थी, तो उसने कहा कि मतलब जो मैक्सिमम प्लेबिसाइड हुआ तो उसमें जो है उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि हमको इंडिया में ही रहना है। तो इससे क्या हुआ, जूनागढ़ भी इंडिया में आ गया, जो गुजरात का पार्ट है वो अपने इंडिया में आ गया। अब जो तीसरा जो अभी तक जो दिक्कत क्रिएट कर रहा था वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा था वो राजा हरी सिंह था। प्रॉब्लम ये थी कि राजा हरी सिंह ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ना वो इंडिया में मिलना चाहता था। वो चाह रहा था कि हम जो है एक जम्मू एंड कश्मीर एक अलग देश बनाएंगे। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि
जब वो बीच में आ रहा था तो उससे जब बात करी गई, वल्लभ भाई पटेल ने उनसे बात करी कि आप इंडिया में मिल जाओ, तो उसने कहा कि हमको नहीं मिलना है आपसे। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो हिंदू था, जो राजा हरि सिंह था वो हिंदू था, और जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो पॉपुलेशन चाह रही थी कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, लेकिन अब राजा हरि सिंह थे, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसको इंडिया में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है, तो वो भी ऐसे ही उसको छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ इंडिया से, तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में घुसा दी। उसने कहा कि अटैक करके राजा हरि सिंह को मार वार के जो वो एरिया है वो अपने में मिला लेते हैं। तब जब आर्मी घुस गई जब जम्मू एंड कश्मीर में, तब जो राजा हरि सिंह थे वो भागते हुए आए जवाहरलाल नेहरू और इनके सबके पास कि आप देख लीजिए थोड़ा, मैं ये मतलब हमको दिक्कत हो रही है, सब मार वार के हमको चले जाएंगे। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन था, जो विलय पत्र था जिस पे साइन करके आप इंडिया के पार्ट बनते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसको साइन कर दीजिए, फिर आपको हम बचा लेंगे। तो जब हरि सिंह ने उसको साइन किया, साइन करने की जो डेट है वो 26 अक्टूबर 1947 है। तो उस टाइम पे जब उन्होंने साइन किया, तब इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, और जब आर्मी भेजी उन्होंने, तो जो जहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी घुस गई थी और जहाँ पे इंडियन आर्मी ने जाके उसको रोक दिया, वही है तुम्हारा LOC। अब इसके बाद बात करते हैं कि 1951 के टाइम पे कितने टाइप के स्टेट्स थे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं, तब यूपी था, बिहार था, वो तो बाद में बने ना। तो जो स्टेट्स थे, टाइप्स थे, वो 4 थे। तो पहला जो उसको कहा जाता था कि ए टाइप का स्टेट, उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस वो जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, मतलब जो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। दूसरा था बी पार्ट, वो था प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स में एक कन्फ्यूज़न वाली बात हो सकती है कि मैंने बताया कि जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको तो मिला लिया गया, सरदार पटेल ने मिला लिया। तो जब मिलाया तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप जो है भारत में मिल जाइए, हम जो है गवर्नमेंट चलाएंगे अपनी और आप लोग रहिएगा आराम से, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा बस आप भारत में मिल जाइए, और बाकी जो आपका राजा रजवाड़ा वो सब जो रहेगा वो सब आप ही के पास रहेगा, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बस आप कहने के लिए आप हम भारत में मिल जाइए। तो उनको एक लॉलीपॉप दिया गया कि आप मिल जाइए, फिर जो होगा हम आपको संभाल लेंगे। तो ऐसे ही उस टाइम 1951 के टाइम पे जो 20 स्टेट था वो भी प्रिंसली स्टेट्स था, मतलब अभी भी वहाँ पे राजा रजवाड़ों का ही शासन था। जो सी टाइप का था एरिया, वो कमिश्नर का एरिया था, कमिश्नर्स जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि जब दो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो ब्रिटिशर्स का जो एक छोटा सा एरिया, एक शहर बराबर कोई एरिया है जो ब्रिटिशर्स के अंडर में है, मतलब आप ये कह सकते हैं जो बफर जोन है आपके दो प्रिंस स्टेट्स के बीच में, जो ब्रिटिशर्स का एरिया था वो कमिश्नर एरिया कहलाता था। और जो डी टाइप का जो एरिया था वो था यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये 4 टाइप के एरिया थे 1951 के टाइम पे। अब ये हुआ कि जो ये एरिया जो इतना बड़ा जो भारत हम लोग जो मिला के इसको एक किए थे, अब इसमें ये था कि हमको इसको डिवाइड करना था। डिवाइड इसलिए करना था कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना एरिया है, कैसे हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे हम राज करेंगे यहाँ पे। तो उसको हमको ब्रेक करना था छोटे छोटे पार्ट्स में, कि जो एक पॉपुलेशन एक टाइप की है वो एक स्टेट में रहे। तो इसके लिए क्या किया गया, जब पहली कमेटी बनाई गई वो SK धर कमेटी बनाई गई 1948 में, कि उनको रिकमेंडेशन देनी थी कि जो ये एरिया जो हमारे पास है इसको हम कैसे ब्रेक करें। तो जो SK धर की जो कमेटी थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि ये जो है मतलब ये चाहते थे कि जो इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे मतलब डिवाइड ना किया जाए। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि मतलब ऐसा एरिया जिसमें जो एक भाषा बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेट उसको बना दिया जाए, तो ये वो नहीं चाहते थे। इसी को टैकल करने के लिए दूसरी कमेटी बनाई गई कि जो इसमें रिकमेंडेशन जो नहीं दे पाए, मतलब ये बना नहीं पाए स्टेट्स, इसके लिए JVP कमेटी बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया, इन 3 लोगों की कमेटी बनी, जिसमें इनको भी ये मतलब काम था कि ये डिसाइड करें कि कैसे इतना बड़ा जो भारत है उसको हमको डिवाइड करना है। तो ये लोग भी, इनकी कमेटी बनी, इन लोगों का भी मतलब उतना अच्छा नहीं रहा और इंडिया के जो पार्ट्स थे वो ब्रेक नहीं हो पाए, हम लोग स्टेट्स नहीं बना पाए उस टाइम तक। तो जब जो इंडिया था, अब इंडिया के अंदर जो एक मद्रास का जो रीजन था
अब मद्रास बहुत बड़ा था उस टाइम पे, तो मद्रास के अंदर तमिल बोलने वाले लोग भी थे और तेलुगु बोलने वाले भी लोग थे। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो चाह रहे थे कि हमको जो है एक अलग स्टेट बना दिया जाए। मतलब वो ये चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी जो तेलुगु लैंग्वेज की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए मद्रास से अलग। तो इसके लिए जो थे पेट्टू श्री रामलू, वो जो है अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे, कि वो ये चाहते थे कि अब जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे तेलुगु लैंग्वेज की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक जो आंध्र प्रदेश, वो चाहते थे कि एक आंध्र प्रदेश बनाया जाए जिसमें तेलुगु पॉपुलेशन के लोग रहें। तो वो 56 डे तक जो है उन्होंने भूख हड़ताल की। इसी के चलते उनकी जो है 46 डे के बाद उनकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैटर वो बढ़ गया और जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी गुस्सा आ गई। तो इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मतलब उस टाइम पे मजबूर हो गए। मद्रास में जो तेलुगु बोलने वाली जो पॉपुलेशन थी जो चाह रही थी कि आंध्र प्रदेश हमको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, तो जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश बना, जो कि मद्रास से अलग होके बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा स्टेट बना, तो वो आंध्र प्रदेश था। ऐसे धीरे धीरे और बातें होनी शुरू हो गई कि जब आंध्र प्रदेश को बना दिया है तो अब धीरे धीरे जो गुजराती बोलने वाले हैं, जो तुम्हारे मराठी बोलने वाले, वो भी लोग ये मांग करने लगे कि हमारा भी जो लैंग्वेज बोलने वाली जो पॉपुलेशन है इसके लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए। तो अब ये सब जब बातें उठ रही थी तभी अब गवर्नमेंट तो काफ़ी परेशान थी कि वो चाहती थी कि कैसे ना कैसे करके चीज़ें करी जाएं। तो इसके लिए उसने 1953 में नई कमेटी बनाई, एक नई कमेटी बनाई उसने जिसका नाम था फजल अली कमेटी, जिसमें 3 मेंबर थे। तो जो उसके जो हेड थे वो फजल अली थे। तो उसने जो वो कमेटी फॉर्म की गई वो 1953 में फॉर्म की गई और उसने अपनी रिकमेंडेशन 3 साल बाद 1956 में उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसने अपनी रिकमेंडेशन में ये कहा कि चलो ठीक है, हम जो पॉपुलेशन कह रही है, जनता कह रही है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दो, हम जहाँ रहते हैं उसी को स्टेट बना दो। तो उसने ये तो मान लिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप स्टेट बना लो। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आप एक स्टेट बना रहे हो उसमें वन स्टेट वन लैंग्वेज का फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। मतलब वो ये कह रहे थे कि चलो ठीक है, आप पॉपुलेशन जो लैंग्वेज बोलने वाली है उसके लिए आप स्टेट बना दो, लेकिन उस स्टेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही रहेंगे। उस स्टेट में दूसरे लोग भी अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी आके रह सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये कमेटी के रिकमेंडेशंस जो थी वो मान ली गई और इसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पास किया गया, जिसके चलते इंडिया को जो है छोटे छोटे उसमें स्टेट्स में डिवाइड किया गया। इससे क्या हुआ कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो था वो स्टेट्स बनाए गए इंडिया के अंडर। तो उस टाइम पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फजल अली कमेटी के बारे में। अब इसके बाद जो एक बात आती है कि जो पेप्सू का जो एरिया था, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसके अंडर में क्या था कि एक पंजाब का एरिया था और जो एक पहाड़ी जो इलाका था वो भी उसी के अंडर में आता था। फिर इधर एक हिंदी पॉपुलेशन बोलने वाली थी वो भी बीच में आती थी। तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि ये एरिया हम कैसे इसको डिवाइड करें। तो जो पेप्सू का जो एरिया था, तो जिसमें पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए हम लोगों ने पंजाब बना दिया। जो हिमालय का जो एरिया था, जो पहाड़ी इलाका था, उसके लिए हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश बना दिया। और जो हिंदी बोलने वाली जो पॉपुलेशन थी उसके लिए हम लोगों ने हरियाणा बना दिया। और हरियाणा और पंजाब के बीच में हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दी चंडीगढ़ नाम से, और दोनों की जो कैपिटल हरियाणा और पंजाब की वो हमने चंडीगढ़ बना दी उस टाइम पे। तो ये जो प्रोसेस जो पूरी कंप्लीट की गई पेप्सू कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक कमेटी बनी थी शाह कमेटी 1966 में। तो इनकी रिकमेंडेशंस में ये प्रोसेस फॉलो किया गया, जिसमें पेप्सू को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिवाइड किया गया और साथ ही साथ चौथा यूनियन टेरिटरी हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को बनाया गया। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम लोग के इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जो भी नया जो स्टेट जो अभी रिसेंट का जो बना है वो 2014 में तेलंगाना बना था।
और जो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जो 8th यूनियन टेरिटरी है वो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। पहले दमन एंड दीव अलग होता था, दादर एंड नागर हवेली अलग होता था, तो अब इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब स्टेट बनाए तो ये यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई, क्या रीज़न है यूनियन टेरिटरी बनाने का। तो इसमें जो यूनियन टेरिटरी बनाने का जो रीज़न है वो 3 रीज़न है कि जो एरिया है, जो इंडिया की टेरिटरी का जो एरिया है वो काफ़ी आउटर में है, मतलब वो जो मेन लैंड इंडिया है उससे काफ़ी दूर है। अगर इसका एग्जांपल आपको देखना हो तो अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान एंड निकोबार जो है वो इंडिया का जो मेन लैंड है उससे काफ़ी दूर है। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप उसको अगर एक स्टेट बना देते हो अंडमान एंड निकोबार को, तो वो काफ़ी एरिया इंडिया से दूर हो जाएगा। अब अगर मान लो वहाँ का एक सीएम बना दो आप, उसके अंडर में पूरा एक गवर्नर बना दो, तो वो लोग अपने मिली भगत करके हो सकता है कल को चाइना से मिल जाए। तो इसलिए वो इंडिया से काफ़ी दूर है, तो उस पर जो है एक मतलब एक स्टेट ना बना के उसको जो है यूनियन के अंडर रखा गया, मतलब उस पर जो है सेंटर का राज होगा, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट का राज होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है स्टेट को बनाने की, वो है डिफरेंट कल्चर। मतलब ये है कि जैसे हम लोग हैं शर्ट पे पैंट पहनते हैं, अपनी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन है, कुछ ऐसा एरिया है जो वहाँ के लोग उतने डेवलप नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनको अगर हम स्टेट बना देंगे या अपने मान लो यूपी में ऐड कर देंगे, तो यहाँ के लोग वहाँ पे जाके उनका मजाक उड़ाएंगे कि देखो हम तो ऐसे हैं, ये लोग देखो ऐसे ही टहल रहे हैं। तो अगर उनका डिफरेंट कल्चर है, वो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं उतना, मतलब अच्छे से वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं कल्चर, तो उनके लिए भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। और जो तीसरा रीज़न है यूनियन टेरिटरी बनाने का वो होता है नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय महत्व की कोई जो ज़मीन है उसको हम बनाते हैं, जैसे दिल्ली। चलिए फिर आपके सारे जो डाउट्स होंगे कि जो इतना बड़ा इंडिया था वो कैसे टूटा, कैसे जो स्टेट्स बने, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।